हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार इनोवेशन वाईफाई स्टडी में। तो आशा करता हूं आप बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है भी रेलवे एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में होने वाला है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए आज मैं आपके लिए साइंस के क्वेश्चंस लेके आया हूँ। फिजिक्स के क्वेश्चन से अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी है इसमें, ठीक है ना। तो आपको पता लग जाएगा भी रेलवे में साइंस में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। अगर आप बोलोगे थ्योरी वाली क्लासें लगाने के लिए तो थ्योरी वाली क्लासें भी लगा देंगे, लेकिन आज मैं आपके लिए 33 यानी 33 क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कहूँगा कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि न्यू अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। क्लास को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों पास शेयर कर देना, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी व्युत्पन्न राशियाँ हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ड्राइव्ड क्वांटिटीज है। ड्राइव्ड क्वांटिटीज को हम बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां। समय, द्रव्यमान, चाल, लंबाई। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा चाल है यानी स्पीड है, वो एक व्युत्पन्न राशियां हैं। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। व्युत्पन्न राशियां हैं वो मूल राशियां जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है उनसे मिलकर बनी होती है, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर बनी होती है व्युत्पन्न राशियां, मूल राशियों से मिलकर बनी होती है। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, 90 डिग्री को रेडियन में बदलो। 90 डिग्री को रेडियन में बदलो। 2 पाई, पाई अपॉन 2, 2 अपॉन पाई, पाई। तो सेकंड क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा अगर हम 90 डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा पाई अपॉन 2 यानी पाई बटे 2। अब ये 90 डिग्री को रेडियन में किस प्रकार से बदला जाता है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों। फॉर्मूला वो होता है डिग्री हो जाएगा इनटू हो जाएगा डिग्री इंटू पाई अपॉन 180, डिग्री इंटू पाई अपॉन 180। अब डिग्री कितना है यहाँ पे रख दो, 90 डिग्री है तो इससे डिवाइड कर दो, ठीक है। तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो पाई अपॉन 2 निकल के आएगा। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। पाई रेडियंस किसके बराबर होता है। पाई रेडियंस किसके बराबर होता है। 90 डिग्री, 360 डिग्री, 180 डिग्री, 57.30 डिग्री। तो 3 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा पाई रेडियंस है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब आपको पता है अभी पूर्ण वर्त पर कोण बनेगा। पूर्ण वर्त पे जो कोण बनेगा वो 2 पाई रेडियन बनेगा भाई, ठीक है ना। 2 पाई रेडियन बनेगा, आपको पता है। और 2 पाई रेडियंस एक पूर्ण वर्त पे बनेगा और आपको कोण कितना बनेगा 360। तो आप ये बोल सकते हैं भी 2 पाई रेडियन इक्वल है 360 के, ठीक है। तो पाई रेडियन इक्वल हो जाएगा 180 के। तो आपका सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 4 पाई अपॉन 3 रेडियंस को डिग्री में बदलना है। इस प्रकार से 4 पाई अपॉन 3 को रेडियंस में बदलना है। पहले हमने डिग्री को रेडियंस में बदला था, अब रेडियंस को डिग्री में बदलना है। तो 180 डिग्री, 240 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। तो 4 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 240 डिग्री होगा। अब कैसे होगा वो देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला ये होता है रेडियंस का, यानी डिग्री की जगह आ जाएगा रेडियंस, ठीक है। और इनटू हो जाएगा 180 अपॉन पाई, 180 अपॉन पाई। रेडियंस की जगह रेडियंस रख दीजिएगा और 180 अपॉन पाई, तो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा 240, ठीक है। 240 डिग्री में होगा। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी है वो आपको बताना है। आवेग, ऊष्मा, चाल, चुंबकीय फ्लक्स। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर क्वांटिटीज है यानी सदिश राशि कौन सी है। तो आवेग है वो एक सदिश राशि है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है किसी भी भौतिक राशि का अनिवार्य घटक कौन सा है। यानी कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटीज है उसका
जो अनिवार्य घटक आपको पूछा है, कंपल्सरी कंपोनेंट कौन सा है किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का अनिवार्य घटक बताओ। परिणाम, परिमाण, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 6 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा परिमाण, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज है उसका अनिवार्य यानी कंपल्सरी जो कंपोनेंट होता है वो परिमाण होता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 1000 मेगावाट को गीगावाट में बदलना है। 1000 मेगावाट को गीगावाट में बदलना है। अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, मेगा को हम 10 की पावर 6 से रिप्रेजेंट करते हैं और गीगा को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं वो सभी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये आप थ्योरी वाली क्लासों में ही सीख पाओगे। तो 7 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 1 गीगा, यानी 1000 मेगावाट को हमने गीगावाट में बदला तो 1 गीगावाट आया। कैसे आया? फॉर्मूला होता है इसका, जिसको बदलना है अपॉन जिसमें बदलना है। ये होता है जिसको बदलना है वो तो ऊपर आएगा और जिसमें बदलना है वो नीचे आएगा। जिसमें बदलना है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जिसको बदलना है और जिसमें बदलना है तो वो इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 1 गीगा। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। परमाणु की त्रिज्या को मापा जाता है। जो एटम की जो रेडियस होती है उसको मापा जाता है, तो वो फर्मी मीटर में, एंगस्ट्रॉम में, नैनोमीटर में, माइक्रोन में। तो 8 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा एंगस्ट्रॉम में। परमाणु की जो रेडियस है, एटम की जो रेडियस है उसको हम एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। और आपको पता होना चाहिए 1 एंगस्ट्रॉम बराबर, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल होता है 10 की पावर -10 मीटर के, ठीक है ना। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल होता है 10 की पावर -10 मीटर के। तो परमाणु की जो रेडियस है उसको हम एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। 10 की पावर -6 से 10 की पावर -9 के बीच के जो पार्टिकल है वो उसे हम क्या कहते हैं? 10 की पावर -6 से 10 की पावर -9 के बीच में जो कण आते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? नैनो कण, पिको कण, गीगा कण, मेगा कण। तो 9 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा नैनो कण बोलते हैं, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 10 की पावर -6 से 10 की पावर -9 के बीच में जो पार्टिकल आते हैं उसे हम नैनो पार्टिकल्स यानी नैनो कण बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। घनत्व का विमीय सूत्र बताना है, डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है घनत्व का, डेंसिटी का। डेंसिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होगा m1 L-3T0। यहाँ पे मास और लेंथ तो मिलेगा आपको, लेकिन टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि डेंसिटी इक्वल होती है, डेंसिटी है यानी घनत्व है वो इक्वल होता है मास अपॉन वॉल्यूम के, ठीक है। डेंसिटी यानी घनत्व इक्वल होता है मास यानी द्रव्यमान अपॉन वॉल्यूम यानी आयतन के। तो मास को हम रिप्रेजेंट करेंगे केजी से, और जो आपका वॉल्यूम होगा, आयतन होगा, उसको हम लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपको यहाँ पे इसमें टाइम नहीं होगा, ठीक है, टाइम नहीं होगा, लेकिन मास भी आपका यहाँ पे उपलब्ध है केजी के रूप में हो गया, ठीक है। और जो लेंथ है वो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यानी 3 लेंथ है। तो अपॉन में L आएगा, L अपॉन में 3, तो ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो m1 L-3 और T0 ये अपने डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब डायमेंशनल फॉर्मूला किस प्रकार से बनाते हैं, अगर इसकी थ्योरी वाली क्लासें लेके आने हैं तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। सूर्य व पृथ्वी के बीच की दूरी को मापने में काम आता है प्रकाश वर्ष, खगोलीय इकाई, पारसेक, तीनों। तो सूर्य व पृथ्वी के बीच की दूरी मापने के लिए जो काम में आता है वो आता है खगोलीय इकाई, ठीक है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, खगोलीय इकाई काम में आती है। बात आगे समझ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से किसको एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है? निम्नलिखित में से
किसको एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है, परमाणु की त्रिज्या को, प्रकाश की तरंग वेव को, ए व बी दोनों अणु की त्रिज्या को। तो एंगस्ट्रॉम में हम मापते हैं एटम की रेडियस को मापा जाता है, ये भी सही है, और लाइट के वेवलेंथ को भी मापते हैं, यानी प्रकाश के तरंग दैर्घ्य लाइट के वेवलेंथ को भी हम एंगस्ट्रॉम में ही मापते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा सी, ए व बी दोनों को, परमाणु की त्रिज्या को भी और प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को भी हम एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। एक प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी किसके बराबर होगी? एक प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी किसके बराबर होगी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चंस में आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर के बराबर होगी भाई। 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर्स के बराबर होगी प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितने मीटर होते हैं? एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितने मीटर होते हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चंस में आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी, यानी 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर के इक्वल होता है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। समय का सबसे बड़ा लार्जेस्ट यूनिट बतानी है। समय का सबसे बड़ा मात्रक होगा, लार्जेस्ट यूनिट क्या होगी टाइम की? कॉस्मिक वर्ष, सेक, सौर मास, चंद्र मास। तो 15 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कॉस्मिक वर्ष। समय का टाइम का जो लार्जेस्ट यूनिट होती है वो होती है कॉस्मिक वर्ष, और स्मॉलेस्ट जो यूनिट होती है वो होती है सेक। अब आपको पता होना चाहिए एक कॉस्मिक वर्ष में 25 करोड़ वर्ष होते हैं। एक कॉस्मिक वर्ष इक्वल होता है 25 करोड़ वर्ष के। और आपको यह भी पता होना चाहिए एक सेक जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है समय की अगर आपसे पूछ ले भी छोटी इकाई कौन सी है, छोटा मात्रक कौन सा है, तो सेक हो जाएगा, और बड़ा मात्रक कौन सा है तो कॉस्मिक वर्ष होगा। तो एक सेक इक्वल होता है 10 की पावर -8 सेकंड के। एक सेक इक्वल होगा 10 की पावर -8 सेकंड के, और एक कॉस्मिक वर्ष इक्वल होता है 25 करोड़ वर्ष के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक होगा, द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक होगा सौर मास, चंद्रशेखर, नॉटिकल मील, इनमें से कोई नहीं। तो 16 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा चंद्रशेखर। द्रव्यमान का जो मास का जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट यूनिट होगी मास की वो हो जाएगा चंद्रशेखर, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब आपको पता होना चाहिए एक चंद्रशेखर इक्वल होता है किसके इक्वल होता है? तो 1.44 इंटू सूर्य का द्रव्यमान, 1.44 इंटू सूर्य का द्रव्यमान होता है भाई, सूर्य का मास। ठीक है, यानी एक चंद्रशेखर इक्वल होगा 1.44 इंटू सूर्य का द्रव्यमान या सूर्य का मास, और सूर्य का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 2 इंटू 10 की पावर 30 kg। 2 इंटू 10 की पावर 30 kg के बराबर होता है सूर्य का द्रव्यमान। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 50 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में बदलना है। 50 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में बदलना है। 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, -40 डिग्री सेंटीग्रेड और -50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 17 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 50 डिग्री फ़ारेनहाइट को अगर हम सेंटीग्रेड में बदलेंगे तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब आपको इसमें पता होना चाहिए, ठीक है ना, बी फ़ारेनहाइट का सेल्सियस के साथ क्या रिलेशन है, केल्विन के साथ क्या रिलेशन है, र्यूमर के साथ क्या रिलेशन है, वो आपको पता होना चाहिए। तो देख लीजिएगा, C/5 इक्वल होता है F -32, F यानी फ़ारेनहाइट -32/9, उसके बाद में इक्वल होता है R/4 और इक्वल होगा ये
के यानी केल्विन माइनस 273/9 ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं अभी, ठीक है ना। यानी सेल्सियस अपॉन 5 इक्वल है फारेनहाइट माइनस 32/9 इक्वल है रयूमर अपॉन 4 इक्वल है केल्विन माइनस 273/9। इस फॉर्मूले से हम 17 नंबर क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से किसमें तापमान को डिग्री में प्रदर्शित नहीं किया जाता? निम्नलिखित में से किसमें तापमान को डिग्री के अंदर प्रदर्शित नहीं किया जाता? सेल्सियस, फारेनहाइट, रयूमर, केल्विन। तो 18 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा केल्विन में। केल्विन में कभी भी ताप को डिग्री के अंतर्गत प्रदर्शित नहीं किया जाता है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसमें तापमान कभी नेगेटिव नहीं होता? ऐसा कौन सा पाठ्यांक है जिसमें हम तापमान को कभी नेगेटिव में नहीं पढ़ते? केल्विन, फारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन, इस जगह आप कर लो रयूमर, ठीक है। डी ऑप्शन की जगह रयूमर कर लो आर। तो 19 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा केल्विन में। केल्विन जो पाठ्यांक है उसमें हम तापमान को कभी भी नेगेटिव में नहीं पढ़ते हैं, नेगेटिव में कभी भी इसको रीड नहीं किया जाता है, ठीक है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने है। 20 नंबर क्वेश्चन है, केल्विन तापमान में हिमांक बिंदु शुरू होता है, जो जमने वाला बिंदु है वो शुरू होता है केल्विन तापमान में 0 से 373 से 273 से 273.16 से। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 273 से, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। केल्विन तापमान में जो हिमांक बिंदु शुरू होता है वो 273 से शुरू होता है, ठीक है। सेल्सियस में अगर आपसे पूछ ले भी सेल्सियस में जो हिमांक बिंदु शुरू होता है वो 0 डिग्री से शुरू होता है। अगर फारेनहाइट से पूछ ले भी फारेनहाइट में हिमांक बिंदु शुरू होता है तो 32 डिग्री फारेनहाइट से शुरू होता है, ठीक है। और रयूमर का अगर आपसे पूछ ले तो रयूमर का 0 डिग्री से शुरू होता है। 0 डिग्री रयूमर, 32 डिग्री फारेनहाइट और 0 डिग्री सेंटीग्रेड से हिमांक बिंदु शुरू होते हैं। लेकिन केल्विन का 273 से शुरू होता है भाई। केल्विन का जो हिमांक बिंदु है वो 273 से शुरू होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस गति में कोई दिशा नहीं होती है? निम्नलिखित में से किस गति में कोई निश्चित दिशा नहीं होती है? 1D, 2D, 3D, इनमें से कोई नहीं। तो 21 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 3D में, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 3D जो गति होती है उसमें कोई भी निश्चित डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। पक्षी की गति है, मधुमक्खी की गति है, गैस के अणुओं की जो गति है वो 3D गति के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। बिंदु ए व बी की कुल दूरी 5 किलोमीटर है। कोई बिंदु है ए और बी की कुल दूरी, ये लीजिएगा, बिंदु ए और बिंदु बी की कुल दूरी 5 किलोमीटर है, ठीक है। एक व्यक्ति बिंदु ए से यहां से स्टार्ट करता है और यहां तक जाता है और फिर बी से होते हुए वापस, यानी पहले यहां से ए से चला बी तक गया, फिर बी से वापस ए पर आ गया। तो बताओ कुल जो डिस्टेंस और कुल डिस्प्लेसमेंट आपको बताना है। यानी डिस्टेंस दूरी हो गया और डिस्प्लेसमेंट विस्थापन हो गया। तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस तो हो जाएगी 10 किलोमीटर, क्योंकि ये यहाँ से चला था और वापस बी से होते हुए वापस ए पे आ गया। तो 5 किलोमीटर डायरेक्शन ये डिस्टेंस थी उसके बीच की, तो टोटल डिस्टेंस हो गई 10 किलोमीटर, ठीक है। अब आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा है, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन कितना होगा। तो जहां से चलना स्टार्ट किया था वहीं पे चल के वापस आ गया, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हो जाएगा 0। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। टोटल दूरी 10 किलोमीटर और टोटल जो विस्थापन होगा वो 0 किलोमीटर होगा, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन नेगेटिव हो सकता है? कौन नेगेटिव हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ए व बी दोनों, स्पीड। यानी डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, वेलोसिटी यानी वेग और स्पीड यानी चाल। तो नेगेटिव में डिस्प्लेसमेंट है, ये भी नेगेटिव में हो सकता है, और वेलोसिटी है ये भी नेगेटिव में हो सकता है। ए व बी दोनों आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। चाल कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती,
चाल कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती है। तो विस्थापन और वेग दोनों क्या है, नेगेटिव में हो सकते हैं। आपका राइट आंसर होगा सी, ए व बी दोनों। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, एक वर्तीय पथ में दूरी और विस्थापन होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको बताना है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं 2 पाई आर, पाई आर स्क्वायर, पाई, 2 पाई आर 0, पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर। तो एक वर्तीय पथ है, ये मान लीजिएगा ये एक वर्तीय पथ है और इसमें से किसी एक व्यक्ति ने यहां से चलना स्टार्ट किया और वापस यहां पे आ गया, यानी एक वर्तीय पथ में उसने एक वर्तीय पथ में उसने डिस्टेंस कवर की है। तो परिधि है तो उसकी जो दूरी होगी वो तो हो जाएगा 2 पाई आर, लेकिन जहां से स्टार्ट किया वहीं पे आके दोबारा रुक गया तो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 होगा। मैंने पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था, जहां से स्टार्ट किया था वहीं से स्टार्ट किया था और वहीं पे आके दोबारा रुक गया तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा 0। तो 2 पाई आर और 0, सी ऑप्शन आपका यहां पे राइट आंसर होगा। ठीक है, सबसे कम दूरी होती है ना वो डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे इस प्रकार से मैंने एक समकोण बना दिया तो ये है ना, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, ये दूरी है वो डिस्प्लेसमेंट होगी और ये जो लेंथ होगी ये उसकी डायरेक्ट वो होगी। ठीक है, दूरी हो जाएगी, टोटल लेंथ हो जाएगी और ये इसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा और शून्य भी हो जाएगा। चाल, दूरी, ए व बी दोनों और कार्य। तो 25 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा वरक, है ना, वरक, कार्य। ये तीनों अवस्थाओं में मिलता है, धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सिलाई मशीन की सुई की गति, पिस्टन की गति, स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की ओर की गई वस्तु की गति, माला में पिरोए गए मोती की गति किस गति के एग्जाम्पल है? 1D, 2D, 3D, नन ऑफ दीज। तो 26 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा यानी 1D, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, 1D गति है। ठीक है, सीधी स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा में जो गति होती है उसे हम 1D गति बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन में जो गति होती है उसे हम क्या बोलेंगे? 1D गति बोलेंगे। तो सिलाई मशीन की जो सुई की जो गति होती है वो एक स्ट्रेट लाइन में होती है, पिस्टन की जो गति है वो भी एक स्ट्रेट लाइन में होती है। तो ये सारी की सारी जो गतियां हैं वो 1D गति के एग्जाम्पल हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, एक व्यक्ति 3 किलोमीटर पूर्व की तरफ चलता है, उसके बाद 4 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चलता है, तो बताइए टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको बताना है। तो आपको पता है भी एक व्यक्ति 3 किलोमीटर पूर्व की तरफ चलता है, ये मैंने चला दिया, उसके बाद 4 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चलता है। अब टोटल दूरी, डिस्टेंस कितनी है और टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट तो होगा ये वाला डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, और ये है वो आपकी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। तो 3 किलोमीटर यहाँ पे चला था और 4 किलोमीटर यहाँ पे, तो टोटल तो दूरी हो जाएगी 7 किलोमीटर। और आपका जो डिस्प्लेसमेंट, जो कर्ण निकल के आएगा ना डिस्प्लेसमेंट, वो हो जाएगा 5 किलोमीटर। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं हम। तो 7 किलोमीटर व 5 किलोमीटर, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कोई वाहन विराम अवस्था से गति प्रारंभ करके 10 सेकंड में 120 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है, तो त्वरण की गणना करनी है। एक्सीलरेशन आपको बताना है, त्वरण बताना है। तो कोई वाहन, एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला होता है, एक्सीलरेशन यानी त्वरण को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ए इक्वल होता है v माइनस यू अपॉन टी। v यहाँ पे हो जाएगा अंतिम वेग और u हो जाएगा आपका प्रारंभिक वेग। तो v यहाँ पे अंतिम वेग है 120 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है, तो v का मान यहाँ पे 120 हो जाएगा। u का प्रारंभिक जो मान है, विराम अवस्था से गति प्रारंभ की थी, तो प्रारंभिक जो उसका वेग होगा वो 0 होगा और t समय कितना लगता है? 10 सेकंड लगता है, तो यहाँ पे 10 सेकंड आ जाएगा। तो 120 में से 0 गया तो 120 ही बचेगा और 120 को मैं 10 से डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा 12 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो एक्सीलरेशन आपको ज्ञात करना था, तो एक्सीलरेशन आपका आ गया 12 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर।
तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आप याद रख लेना, v माइनस यू अपॉन टी, v माइनस यू अपॉन टी। 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, यदि कोई वस्तु समान वेग से गतिशील है तो उसका एक्सीलरेशन क्या होगा, त्वरण क्या होगा, ये आपको बताना है। धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, परिवर्तित। तो यदि कोई वस्तु समान वेग से गतिशील है तो उसका एक्सीलरेशन शून्य होगा, याद रखना। ठीक है ना, शून्य होगा। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, वह कारक जो वस्तु की गति में एक्सीलरेशन उत्पन्न कर दे, त्वरण उत्पन्न कर दे या मंदन उत्पन्न कर दे कहलाता है। वह कारक जो वस्तु की गति में त्वरण उत्पन्न कर दे या मंदन उत्पन्न कर दे कहलाएगा वेग, बल, संवेग, द्रव्यमान। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, वो होगा फोर्स कहलाएगा, फोर्स यानी बल। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब आपको पता है F इक्वल होता है मास इनटू द्रव्यमान, मास इनटू एक्सीलरेशन। F बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, यानी द्रव्यमान इनटू त्वरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, 20 किलोग्राम का कोई पिंड विराम अवस्था से गति प्रारंभ करके 10 सेकंड में 60 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है, तो बल की गणना कीजिए। आपको पता है भी जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो m यानी F इक्वल होता है मास इनटू एक्सीलरेशन यानी त्वरण। अब आपको यहाँ पे त्वरण ज्ञात करना पड़ेगा। त्वरण आपको पता है भी, ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, तो ये फॉर्मूले में रख दीजिएगा। तो फॉर्मूला हमारे पास बन के क्या आएगा, m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। इस फॉर्मूले से हम ज्ञात कर सकते हैं। मास यानी द्रव्यमान हमारे पास है 20 kg, मास की जगह ये रख दीजिएगा। v हमारे पास है 60 मीटर प्रति सेकंड, तो 60 हमारा क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। और u हमारे पास है 0, यानी उसने शून्य से स्टार्ट किया था, विराम अवस्था से स्टार्ट किया था, तो उसका प्रारंभिक वेग होगा वो हो जाएगा 0। और t समय क्या लगता है, 10 सेकंड लगता है। तो रख दीजिएगा 20 इंटू 60 माइनस 0 अपॉन 10, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 60 अपॉन आपके पास यहाँ पे हो जाएगा 10, एक सिपर से एक सिपर कैंसिल होगी, तो 20 इंटू 6 हमारे पास बस के आ गया, तो 6 दूनी 12, तो 120 न्यूटन। ठीक है, तो उसका जो बल होगा, बल की जो गणना होगी वो होगा 120 न्यूटन, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 32 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, यदि बल व विस्थापन समानांतर अर्थात समान दिशा में हो, एक स्ट्रेट लाइन में हो, तो कार्य क्या होगा। यदि बल व विस्थापन समानांतर अर्थात समान दिशा में हो, बल और विस्थापन, तो कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा, शून्य होगा, धनात्मक होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 32 नंबर क्वेश्चन में आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा शून्य होगा। यदि बल व विस्थापन समानांतर या समान दिशा में है तो उसका जो कार्य होगा वो शून्य होगा, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिएगा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 3 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ 2 कूलाम आवेश को 10 कूलाम के अन्य आवेश तक जाने में किया गया कार्य बताइए। अब आपको यहाँ पे याद रखना है, आपको यहाँ पे यही याद रखना है भी वर्तीय पथ और अर्धवर्तीय पथ दोनों कहीं पे भी आ जाए, वर्तीय पथ और अर्धवर्तीय पथ दोनों में कार्य 0 होगा, दोनों में कार्य शून्य होगा। कार्य अगर पूछा है और वो वर्तीय पथ पे पूछ रहा है या फिर अर्धवर्तीय पथ पे पूछ रहा है, तो दोनों में आपको 0 करना है, शून्य होगा। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, 0 जूल 0 जूल। ठीक है ना, डिजिट चाहे कोई भी दे दे, वर्तीय पथ होना चाहिए या फिर अर्धवर्तीय पथ होना चाहिए। अगर टाइम पूछ रहा है, वर्क पूछ रहा है, कार्य पूछ रहा है, तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे 10 जूल, निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 0 जूल। ठीक है ना, 0 जूल आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्योंकि वर्तीय पथ पर व अर्धवर्तीय पथ पे दोनों पे कार्य हमेशा शून्य होता है, तो 0 जूल आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो आशा करता हूं फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने 33 यानी 33 क्वेश्चन कवर किए हैं, सभी आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, जैसे ही नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास में आपकी डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके। और एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि न्यू अपडेट आपको टाइम टू टाइम
मिलती रहे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।